हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं इन्फॉर्मेटिव चैट में। इन्फॉर्मेटिव चैट में हम आज बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स में जो प्रपोज चेंजेस है इस यूनियन बजट 2025 में, उसके बारे में। इन चेंजेस के बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीए उमेश कोरबकर। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। यूनियन बजट 2025 में जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं उसे हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? ये जो यूनियन बजट है 25 का, जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है 1 फरवरी को, इसके 4 मेजर पिलर्स हैं, स्तंभ माने जाएंगे इसको। एक है मध्यम वर्गों के लिए रियायत, मिडिल क्लास के लिए रिलीफ। दूसरा है वो बहुत जल्दी ही इनकम टैक्स कोड पेश करने वाली है। मतलब ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1960 का था, इसको अब हो गया 60 साल। हमारे पास 6 लाख से ज़्यादा अल्फाज थे, अब वो इस नए कोड में 3 लाख अल्फाज को लेकर सिंप्लीफाई करने जा रही है और उसे कहा जाएगा इनकम टैक्स कोड। अब ये इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स कोड में क्या फ़र्क है? एक्ट में हर साल बजट में कई प्रोविजन आने की संभावना होती है, बल्कि कोड में कम से कम चेंजेस, ताकि जो व्यापारी है, जो टैक्स पेयर है, उसको अच्छा खासा उस एक्ट को लेकर जानकारी मिलती रहे और पहले की जानकारी फ़ायदेमंद हो। तीसरा है आईएफसी सेंटर्स के लिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो आज का गिफ्ट सिटी है, उसके लिए रियायत दी गई है। और चौथा है हमारे व्यावसायिक भाई और परिवार को रियायत मिले, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि टीडीएस टीसीएस रिफॉर्म में और ब्लॉक असेसमेंट के तहत इस बजट में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। तो ये 4 मुद्दे हैं, 4 पिलर है, इसको लेकर ये 2025 का बजट काफ़ी चर्चित है और शायद उसने अपना ऑब्जेक्टिव डिलीवर किया है, ऐसे जान पड़ता है। सर, ये जो 2025 का यूनियन बजट जो प्रपोज किया गया है, उस जिसमें चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, अगर मैं उसे पिछले साल के यूनियन बजट 2024 से अगर हम कंपेयर करें, तो जो चेंजेस प्रपोज है तो वो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज क्या दर्शाते हैं? देखिए, इनकम टैक्स के जैसे और भी कई इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में गिना गया है। 2025 तक ये जो स्लैब्स थे ये काफ़ी स्लो अमेंड हुआ करते थे। जैसे 2024 में 3 लाख तक नए रेजिम में टैक्स भरने के लिए रिटर्न फाइल का प्रोविज़न था। मतलब 3 लाख के ऊपर अगर आय है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जबकि 7 लाख तक के आय वालों को रिबेट मिला करता था। तो ये पहली बार देखा गया है कि इतना बड़ा जंप, इतनी बड़ी उछाल, बेसिक एग्जम्पशन में 3 लाख से 4 लाख और रिबेट में 7 लाख से 12 लाख इस वित्त वर्ष के लिए। कौन सा वित्त वर्ष माना जाएगा इसके लिए? 25-26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ये बजट था, जिसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है 26-27। तो ये सबसे बड़ी उछाल देखी गई है पिछले बजट से। दूसरा, ये जो व्यवसायिक परिवारों के लिए, हमारे व्यवसायिक करदाताओं के लिए जो टीडीएस टीसीएस ब्लॉक असेसमेंट में जो अच्छा खासा उछाल मिला है, वो गए बजट से इस बजट में काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है। सर, इस बजट के प्रपोज चेंजेस में जो एक की पॉइंट है वो है इनकम टैक्स के स्लैब और एग्जेम्पशन में चेंजेस। तो ये जो चेंजेस है वो टैक्स पेयर्स को कैसे अफेक्ट करेंगे? देखिए, हम टैक्स पेयर को इन श्रेणियों में गिनते हैं: इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनीज, अदर जुडिशियल पर्सन्स और म्यूनसिपैलिटीज़। तो इस बजट में इंडिविजुअल्स, एओपी, एचयूएफ और बीओआई के लिए अच्छा खासा नए टैक्स रेजिम में रिलीफ मिला है। जैसे कि पहले 3 लाख तक शून्य टैक्स था, 3 से 7 एक स्लैब था, 7 से 10 था, 10 से 12 था और 12 के ऊपर था। अब ये जो नया स्लैब है ये रहेगा 0 से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 12, 12 से 16, 16 से 24 और 24 के ऊपर। रेट ऑफ टैक्स क्या माना जाएगा? 0 से 4 के लिए 0, 4 से 8 के लिए 5%,
8 से 12 के लिए 10%, 12 से 16 के लिए 15% और 24 लाख के ऊपर 30% है। यानी हर 4 लाख के लिए 5% की बढ़ोतरी है टैक्स में। तो माना गया है कि हर टैक्स पेयर जो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI है, इसको अगर वो 24 लाख की आय लेता है तो कम से कम 1,10,000 का बचत होगी कर भरने के लिए। और कहा गया है 1 लाख करोड़ का टैक्स इस कारणवश कम जमा होगा। यानी 1 लाख करोड़ हमारे करदाता के हाथों में आएगा, जो इकोनॉमी को प्रोपेल करने के लिए काम में आएगा, इन्वेस्टमेंट के रूप में या सेविंग के रूप में। सर, पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ मेरा एक एक्सटेंशन आप हम कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स में जो चेंजेस है वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ को, प्रोफेशनल्स को और मिडिल इनकम ग्रुप फैमिलीज़ को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखिए, इस यूनियन बजट में जो केंद्र सरकार प्रस्तुत करती है सालाना, इसमें इस बजट में इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BI को जो रियायत मिली है, जो आज चर्चा का विषय है 12 लाख, ये कौन से इनकम के लिए एप्लीकेबल है? तो इसको ऐसे समझना ठीक रहेगा, अगर वो इनकम फ्रॉम सैलरीज है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 तो मिलेगा ही, 12 लाख का भी रिबेट उसको मिलेगा। यानी कि जो इंसान पगार कमाता है, जो इंसान तनख्वाह कमाता है, उसे 12,75,000 रुपये तक के सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं भरना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना है। हमारी ये उदाहरण केवल उसी उत्पन्न के लिए या उसी आय को लेकर है। कैपिटल गेन के लिए ये रिबेट एप्लीकेबल नहीं है और ये स्पेशल रेट पे ही टैक्स होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये भी 12 लाख के लिए एलिजिबल है। तो करदाता को ये समझना है, ये जो रिबेट 12 लाख का है, ये केवल कैपिटल गेन को छोड़कर सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये बहुत बड़ी समझ और उपलब्धि मानी जाएगी मध्यम वर्गीयों के लिए। सर, इस बजट में काफ़ी चेंजेस जो प्रपोज किए गए हैं, तो क्या वो रियल एस्टेट को और टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी इनको अफेक्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ करता था गए साल तक, 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ को हर इंसान SOP के तौर पे ले सकता है। SOP यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर मैं कोई भी हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहते हैं तो उसके ऊपर इनकम, आय, यह नील मानी जाती है। तो कल तक क्या हुआ करता था, अगर मेरे पास 2 घर है और उसमें से एक घर मैंने अगर मेरे रिलेटिव को कोई भी कारणवश वापरने दिया है, भले ही मुझे भाड़ा न मिलता हो, तो उसे डीम लेटिंग आउट के कैटेगरी में टैक्स करने की संभावना हुआ करती थी। अब हमारे मंत्री महोदय ने इस 2 हाउस SOP का क्लैरिफिकेशन दिया और कहा है कि 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर है, अगर आप वाकई में उसको भाड़े पे नहीं चढ़ाए हैं, तो उसको नील इनकम में गिना जा सकता है। दूसरा बेनिफिट दिया है इस सेक्टर को ये कह के कि अगर कोई इंसान 2,40,000 से ज़्यादा अगर भाड़ा देता था कल तक, तो TDS काटता था। अब उसकी मर्यादा 6 लाख की गई है, 50,000 दर माह। तीसरा बेनिफिट दिया है रियल इस्टेट को, वो टैक्सेशन के तौर पे नहीं बल्कि फंडिंग के तौर पे 15,000 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है। जो भी प्रोजेक्ट्स होल्ड पे है तो वो इस 15,000 करोड़ के असिस्टेंस को लेके अपना प्रोजेक्ट ईजीली, कंफर्टेबली सेल थ्रू कर सकते हैं, निर्णायक बना सकते हैं। तो ये 3 मोटा बजट में प्रोविज़न है जो हाउस प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट को लेकर एक करदाता को समझना चाहिए। सर, आजकल हम स्टार्टअप्स के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं कि काफ़ी नए और सक्सेसफुल स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। तो क्या इस यूनियन बजट में स्टार्टअप्स के लिए कुछ प्रोविजंस है या कुछ उनके एग्जिस्टिंग रूल्स में चेंजेस प्रपोज किए गए हैं?
देखिए, इस सरकार का पहले से ये मानना था कि हम लोकल के लिए वोकल होना है, स्टार्टअप को प्रेरणा देनी है। तो पहले एक ऐसे प्रोविज़न रहा करता था, अगर आपकी कोई भी एंटिटी रजिस्टर्ड है एज अ स्टार्टअप, तो पहले 10 साल में से कोई 3 साल के लिए आप टैक्स हॉलिडे 100% ले सकते थे। इसका कई कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी थी कि वो रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2025 के पहले होनी चाहिए थी। तो इस बजट में इस 1 अप्रैल 2025 का डेट चेंज करके 1 अप्रैल 2030 कर दी गई है। यानी कि अभी और भी कोई नए स्टार्टअप इसका फ़ायदा लेना चाहेंगे तो ज़रूर ले सकते हैं, और वो अपने स्टार्टअप को रजिस्टर बाकायदा 1 अप्रैल 2030 तक कर सकते हैं। और इस टैक्स कंसेशन, टैक्स हॉलिडे जो 3 साल आउट ऑफ फर्स्ट 10 ईयर्स है, कोई भी एसएससी के चॉइस पर छोड़ा गया है, वो ले सकता है। सो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो नॉन प्रॉफिट कॉज के लिए काम करते हैं, क्या उनके लिए इस बजट में कोई प्रोविजन या चेंजेस है? हाँ, ये अच्छा काम। देखिए, 2024-2023 में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए री रजिस्ट्रेशन का एक प्रिंसिपल ड्रॉ किया गया था। तो आज तक के नियमों में क्या दिया गया है, अगर पहली बार आप रजिस्टर करते हो कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको 3 साल के लिए ही सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। यह सेक्शन 12A क्या है कि इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए किया गया कोई भी आय पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये है सेक्शन 12A। और फिर उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को 3 साल के पश्चात 5 साल का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, और हर 5 साल में उस 12A को री रजिस्टर करना पड़ता है। तो इस बजट में हर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को 12A में रजिस्ट्रेशन के लिए अब री रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड 5 साल के जगह पर 10 साल किया गया है। उसमें कुछ कंडीशन भी है। बड़े चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 साल ही रखा गया है। ATG को लेकर अभी भी बजट में क्लैरिटी आनी बाकी है। ATG रजिस्ट्रेशन शायद 5 साल के लिए रखा जाएगा, बट 12A को लेकर ये 10 साल कर दिया गया है। ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात है। दूसरी बात, जब रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन हुआ करता था तो छोटे छोटे फैक्टर्स को लेकर काफ़ी रजिस्ट्रेशन हुए नहीं हैं। तो थोड़ा लिबरल रहना, थोड़ा चेकलिस्ट को सिंप्लीफाई करने का भी प्रोविज़न किया गया है। कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट का अगर 12A में रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया है, वो वापस अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें थोड़ी लिबर्टी आ चुकी है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस 2 पैरामीटर को लेकर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा बेनिफिट दिया है। सर, मैंने एक टर्म सुना है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC। सो एग्जैक्टली ये IFSC होता क्या है, और इनके लिए कौन से चेंजेस या प्रोविजंस प्रपोज किए गए हैं इस यूनियन बजट में? IFSC वन ऑफ द पिलर था, वन ऑफ द हमारे इस बजट का मूल आधार था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक जोग्राफिकली डिफाइंड लोकेशन है, जहाँ पे कई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स आके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और नेशनल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कंपैरिजन में हांगकांग हुआ, दुबई हुआ, उसके पैरेलल करने की कोशिश थी। तो जाहिर है हमें कोई कंसेशन भी देना होगा। तो IFSC कोड हमारे यहाँ पे गिफ्ट सिटी, जो अहमदाबाद के नज़दीक है गुजरात में, वहाँ एस्टैब्लिश की गई है। और इसी का भी बेनिफिट, मगर आपको अगर टैक्स हॉलिडे लेना है तो आपको IFSC में रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2030 के पहला करना ज़रूरी है। IFSC को लेकर और कई रियायतें दी गई है। कई एम्बिग्यूअस, कई झगड़ालू पॉइंट को भी रिजॉल्व किया गया है, जैसे डीम डिविडेंड हुआ, जैसे बैंक नॉन बैंक हुआ, और उसको सिंपलीफाई और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नज़र से काफ़ी आसान कर दिया गया है। तो इस बजट में IFSC के जो वेरियस पैरामीटर्स हैं, इसको काफ़ी हद तक टैकल किया गया है, और इसमें काफ़ी अच्छे प्रोविजंस लाए गए हैं, ताकि
ईज ऑफ डूइंग IFSC सेंटर बिजनेस आसान हो। इस यूनियन बजट में टैक्सेस में तो और प्रोविजंस में चेंजेस बताया, बट क्या किसी प्रोसेस में कोई चेंज दर्शाया गया है, जैसे रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस या ड्यू डेट्स या वैसे कुछ चेंजेस किए गए हैं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। बहुत करदाता टैक्स पर इस चीज़ को लेके कंप्लेंट करते थे कि रिटर्न फाइल करने की अवधि बहुत कम है। जैसे अगर आपको रेगुलर रिटर्न फाइल करना है तो 31 जुलाई है, 30 सितंबर है। अगर आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है तो असेसमेंट ईयर का दिसंबर माना गया है। उसके बाद अगर रिटर्न फाइल करना है तो प्रोविज़न है जिसको कहते हैं अपडेटेड रिटर्न, और उसका प्रोविज़न था 24 महीने, केवल 2 साल। असेसमेंट ईयर के पश्चात 2 साल तक ही आप इनकम टैक्स रिटर्न इन फॉर्म ऑफ अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रोविज़न था। इस अपडेटेड रिटर्न में अगर आप 12 महीने के अंदर फाइल करते हैं तो टैक्स के ऊपर आपको 25% एडिशनल टैक्स भरना पड़ता था, और 12 महीने से 24 महीने में अगर फाइल करते हैं तो 50% आपको एडिशनल टैक्स भरना होता था। इस अवधि को 2 साल से 4 साल तक का कर दिया गया है। यानी अगर आपको अपडेटेड रिटर्न 24 महीने से 36 महीने में फाइल करना है तो आपको 60% एडिशनल टैक्स भरना है, और अगर 36 महीने से 48 महीने तक आपको अगर रिटर्न फाइल करना है तो आपको 70% एडिशनल टैक्स भरना है। तो हुआ क्या है, आप बाकायदा आपका बिलेटेड रिटर्न के पश्चात अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसकी अवधि 2 साल से 4 साल तक कर दी गई है। इससे करदाताओं को पेनल्टी असेसमेंट में काफ़ी रियायत और बेनिफिट होगा। सर, हम आजकल डिजिटल करेंसीज के बारे में बहुत सुन रहे हैं, तो जैसे क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, तो क्या क्रिप्टो करेंसीज जैसे जो डिजिटल करेंसीज है इस यूनियन बजट में कुछ उसके बारे में स्पेसिफाई किया गया है? हाँ, 3 चीज़ें खास करके देखने जैसी हैं। आपको एक अलग सा फ्रेमवर्क दिया जाएगा रिटर्न में, जहाँ पे आपको ऐसे क्रिप्टो करेंसीज के डीलिंग्स और डिटेल्स को एंटर करना है। दूसरा, इसके रेट भी डिफाइंड है। तीसरा, अगर कब ब्लॉक असेसमेंट करना होता तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट इंक्लूडेड नहीं था, तो 1 फरवरी 2025 से ब्लॉक असेसमेंट में अनडिस्क्लोज इनकम कैटेगरी में इस वर्चुअल डिजिटल एसेट को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। मतलब अगर आप क्रिप्टो से कमाया हुआ पैसा डिस्क्लोज नहीं करते हैं और कल अगर रेड, सर्वे या अदर मैटर से आपका इस क्रिप्टो के इनकम को सरफेस किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो वो इनकम अनडिस्क्लोज कैटेगरी में आके आपको अच्छा खासा टैक्स भरने आ सकता है। तो ये 3 चेंजेस हैं जो क्रिप्टो करेंसी में करदाता को याद रखनी है। सर, ये जो चेंजेस आपने हमें बताए, इनके अलावा और कोई मेजर चेंज है इस पर्टिकुलर यूनियन बजट में प्रपोज किए गए? हाँ, TDS और TCS, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। जैसे पहले डिविडेंड और इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड में TDS काटना था तो मर्यादा 5,000 थी, उसको 10 कर दिया गया है। लॉटरी इनकम है, कमीशन इनकम है, उसके ऊपर TDS का बेंचमार्क था 15,000, उसको 20,000 कर दिया गया है। जैसे हमने पहले भी देखा, रेंट को 2,40,000 का 6 लाख कर दिया गया है। तो TDS कैटेगरी में अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। किसको? तो जो उस कैटेगरी के इनकम को अर्न करता है, और TDS का बेंचमार्क जो पहले कम था उसको उन्होंने अच्छे खासे लेवल पे ला के रख दिया है, ताकि छोटे करदाता TDS के शिकार न बने और उनको रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी ना आए। ये एक मेजर चेंज है। दूसरे चेंजेस में अगर आप देखने जाए तो IFSC है, असेसमेंट प्रोसीजर को ईज आउट किया गया है, और ये जो नया यूनियन बजट आना है उसको भी टाइमलाइन दिया गया है। इनकम टैक्स कोड जो आने जा रहा है इसका भी टाइमलाइन इसी साल में दिया गया है। तो ये मेजर करदाता के नज़र से चेंजेस हैं जो उसको ख्याल में रखने हैं। सर, आपने आपके बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और हमें इस यूनियन बजट में जो डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड चेंजेस प्रपोज किए गए उसे बहुत सरलता से समझाया। उसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ।